स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा, जब हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ चेंज की, तो बात की हमने कि चेंज क्या होता है, उसे कैसे मैनेज करना है। और हमने बात की कि टाइप्स ऑफ चेंजेस क्या होते हैं, कौन किस किस तरह के चेंजेस जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। लेकिन एक बात है कि जनरल जो ह्यूमन टेंडेंसी होती है, पीपल रेजिस्ट चेंजेस। ह्यूमन बींग्स की एक टेंडेंसी होती है कि वो चेंज को इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते। क्या कारण है जिसकी वजह से पीपल रेजिस्ट चेंजेस? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंज? आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। मायो का कहना है कि चेंज जो है वो कुछ ना कुछ अननोन लाएगा, and man has always feared the unknown, and a change represents the unknown. तो जो चेंज आएगा वो कुछ ना कुछ जो है वो अननोन लेकर आएगा, आपको नहीं पता वो किस तरीके से जो है वो इम्प्लीमेंट होगा और उसके क्या इफेक्ट्स होंगे, बिकॉज इट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन फ्यूचर। तो वो किस तरीके से इम्पेक्ट करेगा, वो एक फियर रहता है ह्यूमन बींग्स के बीच में, जिसकी वजह से वो चेंज का अपोज करते हैं, चेंज का जो है नहीं लाना चाहते। तो अब हम ऑर्गेनाइजेशन में रेजिस्टेंस किसके प्रति? चेंज के प्रति। मेजरली अगर हम बात करें तो दो फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से चेंज को रेजिस्ट करते हैं एम्प्लॉइज, सीनियर्स या सबऑर्डिनेट्स। पर्सनल फैक्टर्स, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स। पर्सनल फैक्टर्स जो हैं वो इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं, एम्प्लॉयर से रिलेटेड फैक्टर्स है, पर्सनल जो उनकी सोच है उससे रिलेटेड है। तो कौन कौन से? इसके अंदर तीन मेजर फैक्टर्स आएंगे: इकोनॉमिक रीजंस और साइकोलॉजिकल रीजंस और सोशल रीजंस। दूसरे आते हैं हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स में हमारे पास तीन आ रहे हैं: fear of power and influence, fear of shortage of resources, heavy change cost। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। फैक्टर्स में डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक रीजंस, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण जो है उसकी वजह से भी एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में रेजिस्ट करते हैं चेंजेस को। सबसे पहला है फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। उन्हें डर रहता है कि उनका रोजगार चला जाएगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई चेंज आया तो उनकी रिट्रेंचमेंट हो सकती है। अगर वो मान लीजिए कोई नई मशीन्स आ रही हैं और वो नहीं सीख पाए, तो उन्हें लगता है कि अगर वो नहीं सीख पाए तो उनकी रिट्रेंचमेंट हो जाएगी, उनका रोजगार चला जाएगा, वो जॉबलेस हो जाएंगे। इस वजह से भी वो चेंज का विरोध करते हैं। उसके बाद आता है फियर ऑफ डिमोशंस। उन्हें लगता है कि अगर वो रिक्वायर्ड एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाए, अगर चेंज आया तो इससे क्या होगा कि उनकी पोजीशन जो है वो डाउन भी हो सकती है, दे मे बी डिमोटेड। तो ये फियर भी उनके लिए जो है एक फैक्टर बनता है चेंज को रेजिस्ट करने का। देन देयर इज फियर ऑफ हैवी लोड। वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को कई बार लगता है कि जब चेंज आएगा तो उसकी वजह से उनका लोड बढ़ जाएगा, दे विल हैव टू लर्न न्यू टेक्निक्स और उन्हें वो काम करना पड़ेगा, और हो सकता है उन्हें थोड़ा ज्यादा बर्डन लेना पड़े, लेकिन रेम्यूनरेशन उन्हें लगता है कि वही सेम रहने वाला है और लोड जो है वो उनका बढ़ जाएगा। तो इस वजह से भी एम्प्लॉयज जो हैं वो रेजिस्ट करते हैं चेंजेस को। सो दीज वर द इकोनॉमिक रीजन। साइकोलॉजिकल रीजंस। साइकोलॉजिकल रीजंस क्या होते हैं? पर्सनल जो रीजंस हैं, साइकोलॉजी से रिलेटेड, मनोविज्ञान से जो रिलेटेड एक पर्सन के फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वो चेंज का विरोध करता है। सबसे पहला है नो पार्टिसिपेशन इन चेंज। अगर चेंज के बारे में जब चेंज के लिए डिसीजन लिए गए या चेंज की बात चलाई गई, तो अगर एम्प्लॉयज की इन्वॉल्वमेंट नहीं की गई है तो वो उस चेंज का विरोध करेंगे,
उन्हें लगता है कि हमारा जो है वो इसमें पार्टिसिपेशन नहीं था, तो वो चेंज का विरोध करेंगे, कर सकते हैं, जरूरी नहीं करें लेकिन कर सकते हैं। देन देयर इज बर्डन ऑफ ट्रेनिंग। उन्हें ये लगता है कि अगर चेंज आएगा, कोई नई टेक्निक आती है या कोई भी नया मेथड आता है, तो उन्हें लगता है कि उन्हें सीखना पड़ेगा। और जो शर्कर नेचर के एम्प्लॉयज होते हैं, वो लोग चेंज का विरोध करने लगते हैं कि इस तरीके की नई टेक्निक या नया मेथड नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें अब उसकी चीज की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, एंड दे कंसीडर दैट ट्रेनिंग एज अ बर्डन। देन फियर ऑफ मोनोटोनी। उन्हें लगता है कि चेंज की वजह से ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, एंड जो स्पेशलाइजेशन होगा वो कई बार क्या होता है कि वर्क को बोरिंग बना देता है। व्हेन यू डू द सेम टास्क अगेन एंड अगेन, इट सीम्स टू बी बोरिंग। तो एम्प्लॉयज इस वजह से भी विरोध करते हैं। फिर उसके बाद आती है बात फियर ऑफ ईगो डिससेटिस्फैक्शन। किसी की अगर ईगो हर्ट हुई है उस चेंज को आने की वजह से, तो वो भी चेंज का अपोज करता है। मान लीजिए कि कोई सजेशन लोअर लेवल की तरफ से आया है, और उसके जो इमीडिएट सुपीरियर था उसको वो सजेशन अच्छा नहीं लगा, लेकिन टॉप मैनेजमेंट को वो सजेशन अच्छा लगा और टॉप मैनेजमेंट ने उस सजेशन को एक्सेप्ट करके चेंज ला दिया। तो जो लो लेवल पे काम करने वाले एम्प्लॉय की जो सजेशन था, उसका जो बॉस था, उसकी ईगो डिससेटिस्फाई हो जाएगी, उसकी ईगो हर्ट हो जाएगी। तो ये भी एक प्रॉब्लम बन सकती है, एक साइकोलॉजी बन जाती है कि उस ईगो डिससेटिस्फेक्शन की वजह से भी वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, रेजिस्ट करेगा। देन फियर ऑफ लॉस ड्यू टू अनसर्टेनिटी। उन्हें ये लगता है कि जो चेंज है, जो पता नहीं कि वो चेंज जो है वो क्या लेकर आएगा, पॉजिटिव वे में होगा या नेगेटिव होगा, उसकी वजह से प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इस वजह से भी अपोज करते हैं एम्प्लॉयज चेंज को। पर्सनल रीजंस में सोशल रीजंस में क्या आता है कि सबसे पहले न्यू सोशल एडजस्टमेंट। एम्प्लॉयज को लगता है कि अगर चेंज आएगा तो उन्हें न्यू सोशल एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगे, नए एनवायरनमेंट में ढलना पड़ेगा, एंड दे आर सेटिस्फाइड विद देयर ओल्ड एनवायरनमेंट। तो इस वजह से भी वो चेंज का अपोज करते हैं। ग्रुप नॉर्म्स। कई बार क्या होता है कि जिस ग्रुप का, इनफॉर्मल ग्रुप का मेंबर है एम्प्लॉय, उस ग्रुप के ज्यादातर लोग जो है वो चेंज का विरोध कर रहे होते हैं। तो कई एम्प्लॉयज जो कि चेंज उनके लिए बेनिफिशियल है और चेंज जो है वो उन्हें पसंद भी आ रहा है, दे हैव लाइक्ड द चेंज, they like the change, but still they oppose the change because of the group norms. Next है one sided benefit. ज्यादातर एम्प्लॉयज को लगता है कि ये जो चेंज लाया जा रहा है ना, it is beneficial only for the company or the organization, it is not at all beneficial for the employees. तो ये बात पर्सनल रीजंस की। अब बात आती है ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स पूरे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, सीनियर से सुपीरियर से जुड़े हुए हैं। तो इसमें आता है सबसे पहले फियर ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस। उन्हें अगर ये डर लगता है कि पावर और इन्फ्लुएंस, अगर सुपीरियर्स को, टॉप मैनेजमेंट को लगता है कि इससे उनकी पावर, उनके प्रभाव पर इफेक्ट पड़ेगा। मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन में ये डिसाइड किया जाता है कि डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए, तो डिसेंट्रलाइजेशन किया जाएगा तो एम्प्लॉयज की पावर बढ़ेगी और एम्प्लॉयर्स की पावर कम होगी, मीन्स टॉप मैनेजमेंट की पावर जो है वो कम हो जाएगी, और जो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं उनकी पावर इंक्रीज हो जाएगी। तो इस वजह से भी कई बार टॉप मैनेजमेंट चेंज नहीं लाना चाहते, बिकॉज दे डू नॉट वांट टू लूज देयर पावर। देन उसके बाद है फियर ऑफ शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज। चेंज को लाने के लिए रिसोर्सेज की भी रिक्वायरमेंट होती है, और अगर चेंज तो लाना चाहती है कंपनी, चेंज तो लाना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन उस चेंज को लाने के लिए जो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं है, तो इसकी वजह से भी मैनेजर चेंज का अपोज करते हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग दैट चेंज। देन हैवी चेंज कॉस्ट। चेंज लाने के लिए काफी कॉस्ट लगती है, ओल्ड एसेट्स को जो है वो
चेंज करना पड़ेगा, न्यू एसेट्स परचेज करनी पड़ेंगी, या फिर टाइम, एफर्ट्स, मनी ज़्यादा हमें चाहिए चेंज को लाने के लिए। तो इस वजह से भी कई बार चेंज को रोक कर रखा जाता है, चेंज जो है वो डिले किया जाता है या उसको रेजिस्ट किया जाता है, क्योंकि उसको उस चेंज को इम्प्लीमेंट करने के लिए उतना अमाउंट, उतने कॉस्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं है। फॉर द रेजिस्टेंस ऑफ चेंज, कि क्यों जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में चेंज की रेजिस्टेंस होती है, चेंज को रेजिस्ट किया जाता है, कॉजेज ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंज। थैंक यू।